अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर राना मोहम्मद ईशान। आज हम आए हैं ऋषि टॉक्स के नए एपिसोड के साथ और आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर सायरा मुनव्वर, जो कि एक रिनोन्ड एनाटॉमिस्ट हैं और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं। तो आए उनसे मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक हूँ, अलहमदुलिल्लाह। आप कैसे हो? चले मैम, सबसे पहले आप बताएं अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा, जो है बचपन में आप कैसी थी? शरारती थी या खामोश एक बच्चा होता है उस तरह थी आप? नहीं, मैं कोई ज्यादा शरारती बच्चा नहीं थी। मैं बहुत ओबीडियंट बच्चा थी। और जनरली छोटे बहन भाइयों को शरारत करने पे मुझसे डांट ही पड़ती थी। मैं हमेशा से बड़ा कोई ओबीडियंट किस्म का बच्चा हूँ। शरारतें मैंने तो खास मुझे याद नहीं है मैंने की है। सही सही। तो मैम, मेडिकल फील्ड आपने खुद चूज किया, आपका ड्रीम था या पेरेंट्स की वजह से? एक्चुअली, एज फार एज आई रिमेम्बर, मुझे खुद से ही बहुत शौक था कि मैंने डॉक्टर बनना है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्यों था। इतने छोटे बच्चे को कहाँ से पता चला कि भाई आपने डॉक्टर बनना है। प्रॉब्ली मेरे वालिद साहब जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहते थे। और शायद उनको कभी सुना होगा, मुझे याद नहीं। लेकिन फिर मुझे ये याद है कि घर पे जब हम खेलते थे कजिन्स के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ, तो वो बंटीज होती, वो मैं जी जी। उनको देती थी और उसके बाद कहती थी ये एक गोली सुबह एक दोपहर एक शाम। फिर वो कोई पेंसिल से इंजेक्शन लगाती थी, तो मेरे कजिन्स अभी भी याद करते हैं कि आपा जो है वो हमारे साथ ऐसे डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। सो आई डू नॉट रिमेम्बर कि तब से मेरे जहन में है, लेकिन मुझे बस ये याद है कि आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। दूसरा ये था कि मेरा जो बड़ा भाई था, ही हैड अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ही डाइड एट द एज ऑफ 4। ओ, सो आई हैव सीन माय पेरेंट्स सल्क अबाउट इट। मेरे पेरेंट्स उसके बारे में काफी अपसेट रहते थे। तो फिर मैं ये शायद मैं भी ये भी सोचती थी कि अगर मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाऊं तो शायद किसी और का बच्चा जो है वो उनसे जुदा ना हो। मे बी, आई डोंट नो। काफी बचपन की बात है, इसलिए मुझे खुद को भी सही से नहीं पता कि कब ये मेरे बात मेरे दिमाग में आएगी, लेकिन बस बचपन से आ गया। ठीक ठीक। तो मैम, एफएमएच को फिर लेकिन कभी कैसे? पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया तब। जी जी। हाँ, मैं कह रही हूँ उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, जैसे होता है ना पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं तुमने यही करना है। तो इट वाज ऑलवेज माय चॉइस। आई वाज नेवर फोर्स टू डू दैट। आप जी एफएमएच का पूछ रहे थे? जी। मैंने पूछा था कि जर्नी थोड़ी सी बताए, कैसे आप जो है वो एडमिशन की स्टोरी होती है हर एक की कुछ ना कुछ। तो आपकी जर्नी क्या अच्छा। थी? हाँ, स्टोरी तो कोई इतनी मजेदार स्टोरी नहीं है। एक्चुअली जब हम एफएससी कर रहे थे, यानी फर्स्ट ईयर में, सो भी हमने एफएससी शुरू की थी फर्स्ट ईयर में, तो माय चचा ही वाज डायग्नोज्ड विद हॉटकिन लिम्फोमा। तो जो हमारी एफएससी थी वो सारी उनकी कीमोथेरेपी, उनकी ट्रीटमेंट और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, फिर उनको ब्लियोमाइसिन टॉक्सिसिटी होगी, फिर वो सारा उसी में रहा। तो मेरी एफएससी कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो बस एवरेज से मार्क्स थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है एंट्री टेस्ट अच्छा हो गया था, एमकेट की तैयारी थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। तो क्योंकि अलीजा जो है वो रेंट पे भी रहे थे, तो 19 दिन मेरा, तो वो हमारी फैमिली के लिए एक बड़ा कोई मुश्किल वक्त था। तो और हम छोटे थे, एफएससी के स्टूडेंट्स जैसे होते हैं, कोई इतनी समझ नहीं थी कि भाई अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। हम जरा फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं सबके सब। तो एमडी कैट जो है उस पे भी कोई इतने अच्छे, उस पे अल्लाह का शुक्र है अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो फिर एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट की सीट्स पे थोड़ा सा मुश्किल था। इट वाज जस्ट लाइक कि प्राइवेट में शायद हो सके। तो प्राइवेट में एबटाबाद में भी हो गया था, एलएमडीसी, एफएमएच, और मतलब दो तीन मेडिकल कॉलेजेस में हो गया था। पर अब्बा ने पता कराया था अपने मिलने जुलने वालों से, तो उन्होंने कहा जी एफएमएच इज अ गुड चॉइस, इज अ बेटर चॉइस। एंड लेटर ऑन फिर सर्विस सियालकोट मेडिकल कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस की सीट्स आई थी। तो वहां पर भी अपग्रेड हुए थे, मतलब मेरा सही सेल्फ सही। फाइनेंस में गवर्नमेंट की सीट पे भी हुआ था एडमिशन। लेकिन वो मेरे वालदेन रेडी नहीं थे मुझे सियालकोट। लेटर ऑन सियालकोट वाले लैंडेड अप इन सिम्स, बट हम्म। मेरे पेरेंट्स वांटेड मी टू स्टे विद देम, और वो चाहते थे कि मैं हॉस्टल ना जाऊं। दैट्स व्हाई एफएमएच, एंड दिस वाज माय फादर्स चॉइस। उन्होंने कहीं से अपने कुछ मिलने जुलने वालों से चेक किया था कि दिस इज अ बेस्ट मेडिकल स्कूल। प्रॉब्ली द थिंग आई रिमेम्बर बाबा सेइंग वाज कि इट्स मेडिकल कॉलेज जहाँ पे सारे डॉक्टर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अच्छा ही होगा। सो शायद ये ऑप्शन उन्होंने इसलिए चूज किया था।
ठीक ठीक। तो मैम आपकी मेडिकल लाइफ जो स्टूडेंट लाइफ होती है आजकल, तो वैसे मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ना एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ है, ज्यादा जो है वो पढ़ते भी सो आएंगे। तो आपकी लाइफ किस तरह मेडिकल स्टूडेंट लाइफ गुजरी, कि आप सिर्फ पढ़ने वाली थी या बाकी जो है वो आपने एंजॉय भी किया? हाँ, मैं जरूर बताना चाहूंगी, और लोगों को शायद अगर कोई सुने तो उसको कहना भी चाहूंगी कि अम, मतलब फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, मुझे ये था, मुझे बल्कि आज भी ये फील होता है कि मेरे अम्मा अब्बा का जो है वो अनड्यू बहुत सारा पैसा लग गया मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने में। तो अच्छा। मुझे ये फील आती रहती थी कि खुदा ना खास्ता अगर मैं फेल हो गई या कुछ हो गया तो। लेकिन बिसाइड्स दैट नाउ आई रिग्रेट डूइंग इट। मैंने अपना एक फर्स्ट वेलकम अटेंड किया था, और उसके बाद लास्ट मैंने अपना फेयरवेल अटेंड किया था। तो बीच में जो 5 सालों के इवेंट्स थे, स्पोर्ट्स थी, वो किसी चीज में मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, और आई रिग्रेट डूइंग दैट, क्योंकि अब मुझे लगता है कि सब चीजें साथ साथ लेके चलनी चाहिए थी। और इसलिए अब जब भी कभी आप लोग भी मुझे किसी इवेंट पे बुलाते हो, या कोई भी स्टूडेंट्स जब भी मुझे किसी इवेंट पे बुलाते हैं, तो आई ट्राई अटेंडिंग दैट। अपनी पूरी कोशिश होती है कि वो इवेंट जरूर अटेंड किया जाए, मिस ना किया जाए, सो दैट आई कैन रीलिव दोज मोमेंट्स जो मैं अपने टाइम पे नहीं कर सकी। आई शुड हैव डन इट। तो मैं इसलिए अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हूँ जो मुझे लगता है मेरे जैसे हैं। आई टोल्ड देम कि प्लीज, आई हैव बीन टेलिंग देम, मतलब पीछे जो आपकी क्लास थे या पिछले लोग थे उनको भी बोलती रहती हूँ, और आने वालों को भी कहती रहूंगी कि यार पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। और देख ले जीशान आज कहाँ बैठे हैं और कैसे बातें कर रहे हैं। जी मैम। मैम हम तो आपसे ही जो है वो इंस्पिरेशन लेते थे जब आप पढ़ाती थी तब भी, और अभी जो है वो आपसे ही जो है ना सीखते रहते हैं। मैम आप ये बताएं आपने एनाटॉमी फिर किस तरह चूज की, क्योंकि ज्यादातर लोग, मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी ये जो है ना लगता था कि ये क्या सब्जेक्ट है, बिल्कुल रूखा सा। तो अब मैं भी इसी में आ हाँ गया हूँ, वो तो आप बताएं। हाँ, मेरा तो जी एनाटॉमी का ये है कि एक्चुअली मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई वाली स्टोरी कि जी ही जी जी। हैड अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो आई जब थोड़ी सी समझ आई तो मैंने सोचा कि यार मुझे जो है ना वो थोरेसिक सर्जन बनना चाहिए, बिकॉज उसकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। अच्छा, सर्जन बनने के लिए समझ आई कि एनाटॉमी अच्छी आनी चाहिए। सो एनाटॉमी पे ज्यादा फोकस किया, उस पर ज्यादा मेहनत की। फिर एनाटॉमी में मेडल भी मिल गया, नंबर भी अच्छे आ गए। तो एक दिन कहीं ऐसे ही जबान मुंह से निकल गया ना, जुबान से निकल गया कि हिस्टोलॉजी बड़ी अच्छी है, बदा यही कर ले, आसान था। तो मेरा हाल है वो शायद वक्त कबूलियत का था। तो हिस्टोलॉजी जो है वो मेरे मुंह से निकल गया था कि यार ये कर लेते हैं, ये अच्छा काम। लेकिन हुआ ये कि एमबीबीएस के बाद फौरन ही आई वाज जॉब के फौरन बाद आई गॉट मैरिड, और उसके बाद मेरे हस्बैंड की भी शिफ्ट्स वाली जॉब थी, नाइट्स और इस तरह की। सो मैंने सोचा कि कुछ बेसिक साइड पे शायद आ जाए तो हम उसको, मतलब अपनी फैमिली लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। सो और फिर उसी वक्त ये वाला टाइम था कि फॉरेन एडमिशन अप्लाई किया, तो एडमिशन भी अल्लाह की तरफ से ही अनाटमी में हो गया। मतलब आई वाजंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम और एनीथिंग। तो ऐसे ही मैं डेमोन्स्ट्रेटरशिप कर रही थी, अभी तो सोचा ही नहीं था ना कि क्या करना है आगे। तो डेमोन्स्ट्रेटरशिप कर रही थी अनाटमी में ही। गई थी हम्म सीवी लेके, तो प्रोफेसर ने कहा मेरे पास ही क्यों नहीं आ जाती। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मतलब जॉब तो चाहिए थी। तो हम्म मैंने कहा ठीक है आपके पास ज्वाइन कर लेती हूँ। तो वो कुछ महीने, 4 5 6 महीने उनके साथ जॉब की। तो फिर एमफिल के एडमिशन आ रहे थे, सारे कलीग्स अप्लाई कर रहे थे, मुझे भी अप्लाई करा दिया गया। और बड़ा नॉन सीरियसली मैंने लास्ट टाइम पे डेट एक्सटेंड करने के बाद अप्लाई किया। और भला वो डॉक्टर विलियम का जिन्होंने ये करा दिया, वरना शायद मैं ये भी ना करती। तो फिर उसके बाद फिर टेस्ट दे दिया। मैं तो रिजल्ट भी नहीं देखने गई। किसी ने कहा कि जी मुबारक हो, आपका रिजल्ट आ गया, फिर की एडमिशन टेस्ट में होगी। फिर इंटरव्यू भी उतने ही नॉन सीरियसली दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी हो गया। सो ये शायद अल्लाह ताला ने इस तरह प्लान किया हुआ था। मैंने तो थोरेसिक सर्जन बनना था, एंड आई लैंडेड अप इन एनाटॉमी। लेकिन आई आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाने का पैशन है मेरा, तो इसलिए मुझे मजा आता है एनाटॉमी पढ़ाने में। I think that's the subject that introduces you to the subject of medicine, because
FSC या A levels is entirely different from what we study in MBBS. So जो लैंग्वेज आपको सिखाती है वो अनाटमी है। तो मुझे इसलिए अनाटमी पसंद है कि आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, और अगर फर्स्ट ईयर MBBS में आपकी बेस थोड़ी सी अच्छी बन जाए और आपको पैशन डेवलप हो जाए अपने सब्जेक्ट के लिए, तो फिर आपकी जो MBBS की जर्नी है वो ज्यादा बेहतर गुजर जाती है। तो that's it. अच्छा मैम, स्टूडेंट्स काफी जो है उन्होंने मुझे क्वेश्चंस भी भेजे, और मेरा अपना भी क्वेश्चन था जब मैं खुद स्टूडेंट था, क्योंकि नए नए आते हैं तो उसका तो हर चीज नहीं लगती है। तो स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि हम एनाटॉमी को याद किस तरह करें, इसको इंटरेस्टिंग किस तरह बनाएं। अच्छा, एनाटॉमी, आई नो इट्स वेरी वॉलेटाइल, ठीक है, और ये बहुत इतनी ज्यादा है कि उसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली ग्रॉस के लिए। मैं आप लोगों को शायद पहले भी कहती थी और आज भी यही बच्चों को बताती हूँ कि यार, आइदर यू डायसेक्ट, या फिर आप डायसेक्ट कर लें, या जो प्रोसेक्टेड स्पेसिमेन ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है उनको स्टडी करें। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप मस्कुलोकुटेनियस नर्व पढ़ रहे हो, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एन नर्व इन योर आर्म। सो अगर आप वो पढ़ते हैं तो हम लाइंस में तो पढ़ लेते हो कि जी पेयर्स इज द क्रैकोब्रेकियालिस, फिर वो लैटरली चली जाती है और ये, लेकिन जब तक वो चीजें आपने खुद उसको विजुअलाइज करना है, आप जब खुद एक दफा देख लोगे मस्कुलोकुटेनियस को क्रैकोब्रेकियालिस में से पेयर्स करते हुए, यू विल नेवर फॉरगेट इट। So the thing is, you either dissect those structures yourself or already dissected specimen के अंदर आप देखिए। अगर आपके पास already dissected specimen नहीं है, तो फिर आप अपनी एटलस डाटा यूज कर लें, जो भी एटलस अवेलेबल है, जो भी बुक अवेलेबल है, उसकी पिक्चर्स देख लें, डायसेक्शन, ड्राइंग, ठीक है, ये चीजें आपको हेल्प करती हैं। अब तो भाई हम लोग जब पढ़ते थे तब तो गूगल पे भी सर्च करना नहीं आता था, हाँ 2003 में वी वर इन फर्स्ट ईयर MBBS। आज तो हर चीज की वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, 3D इमेजेस अवेलेबल है, 4D भी अब प्रिंटिंग भी हो रही है, आजकल तो हर चीज अवेलेबल है। आज कोई बहाना हो ही नहीं सकता कि भाई हमें नहीं पता चलता। और आजकल तो ये है कि आप लोगों को टीचर्स के लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, PDFs मिल जाती हैं, पावर पॉइंट्स मिल जाती हैं। इट्स वेरी हार्ड टू से कि जी हम लोग याद नहीं कर सकते या रिवाइज नहीं हो सकता। आपके पास इतने लेक्चर्स अवेलेबल हैं अपने टीचर्स के या और लोगों के यूट्यूब के ऊपर, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू देम ट्वाइस थ्राइस एंड यू कैन सी दोस स्ट्रक्चर्स एंड यू कैन इजीली रिमेंबर। तो मेरा ख्याल है कि अब ये मुश्किल बात नहीं है। दूसरी बात ये, थोड़ा सा कोरिलेट नहीं करते, हम ऐसे ही बॉक्सेस है। के अंदर चीजें पढ़ते हैं। मतलब हम ग्रॉस को, हिस्टो को, एम्ब्रियो को, फिजियो को हम अलग अलग बॉक्सेस में पढ़ते हैं। आपको याद होगा मैं अक्सर कहती होती थी कि पेशेंट आके ये नहीं कहेगा मेरी ग्रॉस में ये खराब है, मेरी हिस्टो में ये हाँ खराब है और मेरी जी, फिजियो में ये खराब है। ऐसे ही है। पेशेंट आपके पास एक प्रॉब्लम के साथ आया है, हम्म, और उसने फिर आपने, लाइक दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने चीजों को कोरिलेट कैसे करना है और कैसे उसको ट्रीट करना है। तो मैं अक्सर कहती होती हूँ कि आप BD का हर पेज रट लें, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। हम्म, आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एनाटॉमी, स्पेशली सर्फेस एनाटॉमी। सर्फेस एनाटॉमी अनफॉर्चुनेटली उसके मार्क्स भी 5 मार्क्स रखे हुए हैं सिर्फ। हम्म, बच्चे भी लास्ट डे उसको पढ़ते हैं, हम भी लास्ट डे पढ़ाते हैं, और बस जी ये गए वो गए। सर्फेस एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डॉक्टर बनते हो, आप हाउस ऑफ करने जाते हो, आपसे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कहते हैं पल्स लो। भाई पता ऐसे ही होगा है। रेडियोलैट्री किधर है तो पल्स लोगे ना। हाँ आपको कहते हैं जनरल फिजिकल में लिम्फ नोड्स पैल्पेट करो, कभी की नहीं, सर्फेस एनाटॉमी आती नहीं, ठीक है। ABGs लो, फेमोरल आर्टरी से, ब्रेकियल से, रेडियल से, ओ भाई सर्फेस एनाटॉमी आती होगी, कहाँ पे लैंडमार्क्स हैं, आप पल्सेस लेंगे तो फिर ही आप ABGs करोगे। मतलब सर्जरी के रेजिडेंट बन जाते हैं, उनको प्यूबिक ट्यूबरकल का नहीं पता होता, मतलब कैसे ग्वाइनल हर्नियाज ऑपरेट करेंगे, उनको प्यूबिक वो नहीं पता चल रहा ट्यूबरकल। सो इस तरह छोटी छोटी चीजें, सर्विस मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। जी मेरा पर्सनली मैं बहुत उसके ऊपर फोकस करती हूँ कि यार सर्फेस एनाटॉमी आनी चाहिए। आप जनरल फिजिशियन भी बन रहे हैं तो भी सर्फेस एनाटॉमी आपके साथ बहुत बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपेक्स बीट कहाँ लोगे, इंटरकॉस्टल स्पेस काउंट कैसे करोगे, किधर एक्सटर्नल एंगल, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आप लोग कहते होंगे एनाटॉमी वाले ऐसे ही शोर मचाते हैं। जी मैम। मैम अच्छा, दूसरी आपसे एक क्वेश्चन पूछना कि आजकल जो है मैं भी पढ़ाता हूँ, तो सबका यही ख्याल होता है कि हम जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड करें, सब्जेक्ट ओरिएंटेड ना करें। मैम इसके क्या, मुझे तो इसके डिसएडवांटेजेस ही लगते हैं, आप क्या इसके बारे में जो है वो कहती हैं।
हाँ जी बेटा, मुझे भी ये लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने से एग्जाम तो पास हो जाता है, लेकिन वो जिस तरह का एग्जाम आप एग्जाम पास करते हैं और चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं जाना। अभी मैंने यही बात की है, मैं अपनी बात आगे लेके चलती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है कि कोई चीज आप क्यों पढ़ रहे हो, मतलब उसकी क्या अच्छी है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। आप हिस्टो पढ़े हो, आप एमब्रियो पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ढूंढो। आप आजकल बच्चे कहते हैं हम बस अप्लाइड देख लेते हैं, और भाई अप्लाइड तो तभी अप्लाइड होगी ना जब आप पहले बेसिक एनाटॉमी करोगे तो उसकी अप्लाइड एनाटॉमी करोगे। सो मेरा ये ख्याल है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करके शायद हम मार्क्स तो गेन कर लेंगे, लेकिन हम अच्छे सेफ डॉक्टर्स नहीं बन सकते, जो कि जिसके लिए हमने ये बेसिकली ये पढ़ने की कोशिश की थी। हम वो नहीं कर रहे, हम वी आर नॉट लाइक अचीविंग आवर गोल एक्चुअली। बच्चे हम्म। अपने गोल अचीव शायद कर रहे हैं हाँ। एग्जाम रिलेटेड पढ़ के, क्योंकि मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन हम एज ए टीचर फिर अपना गोल अचीव नहीं कर सकते अगर हम उनको मतलब ऐसे ही जाने दे रहे हैं। ये ऐसे ही है, जब मैं भी वाइवा लेता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना इस तरह का कि कोरिलेट करें, तो बाद में बच्चे जाके शिकायत कर देते हैं कि ये तो हमसे जो है वो बहुत मुश्किल पूछ रहे हैं, या ये तो हमें ये बात एग्जाम है। में नहीं। एग्जैक्टली आपको भी याद होगा, आप भी ऐसे मुझे कहते थे। आई रिमेम्बर जब मैंने आपके साथ जहां आप पढ़ा रहे हो वहां एग्जाम लिया था, तो आप मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप हमारे से तो कभी ऐसे वाइवा नहीं लेती थी, इनसे आप कैसे हाँ। वाइवा लेंगे। हाँ तो जी। थिंग इज कि एक तो ये कि प्रॉफ के वाइवा में और सब स्टेज या स्टेज के वाइवा में डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि वहां पर आप बच्चा ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में होता है, आप उसको मजीद उसका हाइपोथैलेमस स्ट्रेंथ नहीं कर सकते उसको इतना हाँ। स्ट्रेस देके ना। तो थोड़ा सा और फिर थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हो, थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाते हो। आप सब स्टेज या स्टेज में हमने आपको पढ़ाया होता है, हमें पता होता है कि हमने आपको किस लेवल पे पढ़ाया है, हम उसी लेवल पे आपको पूछेंगे। मेरे साथ तो ये मसला है कि स्टूडेंट्स दे आर वेरी हैप्पी टू स्टडी फ्रॉम मी विद मी, बट दे डू नॉट वांट टू गिव वाइवा विद मी। भाई उनको मेरे लगता है साथ कि भी ऐसे मैडम ही पता है। नहीं क्या पूछेंगी। मेरे साथ भी ऐसे ही है। वो जैसे ही नाम क्योंकि आता जब है आप कहते हैं एब्सेंट हो जाएंगे, हम वाइवा नहीं देंगे। हाँ, अच्छा नहीं वो एब्सेंट तो नहीं होते, क्योंकि उनको डांट का होता है कि जी मार्क्स नहीं लगेंगे ये वो, लेकिन वो आते हैं। लेकिन वो इस तरह का सिनेरियो है कि बच्चे इधर उधर के जो जाते हैं ना वो डरा बहुत देते हैं। हाँ। लेकिन जब कोई अच्छा स्टूडेंट आपके पास आके बैठता है, अच्छा मेरे पास एग्जांपल ऐसी भी है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं आके डॉक्टर साहब आपके पास वाइवा नहीं आया, हम तैयारी करके हम्म। आए हैं, हमने आपको वाइवा देना है। तो फिर मुझे भी मजा आता है कि यार ये हाँ। बच्चे तैयारी करके आए। तो स्टूडेंट्स जो इस तरह के परेशान होते हैं, वो फिर जब आते हैं वाइवा देते हैं, तो फिर वो उनको फिर मैं जाते हुए पूछती हूँ कि हाँ भाई मजा आया या परेशानी हुई, उनका नहीं मैडम मजा तो आया। हाँ। तो वो फिर उनको थोड़ा सा ना जो जो आपके साथ वाइवा लेते हैं उनको थोड़ा सा समझ आ जाती है कि एनाटमी पढ़नी कैसे। तो इजी। वो आई रिमेम्बर गुजरांवाला में भी मेरा एक स्टूडेंट था, वो ऐसे ही जरा थोड़ा सा क्या कहना चाहिए हैप्पी गो लकी किस्म का था, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इतना ज्यादा को पढ़ने लिखने में। तो वो मेरे पास उसके आया एक दफा वाइवा, तो मेरे ऑफिस में ही हम वाइवा ले रहे थे, और भी तीन चार स्टूडेंट्स थे। तो उसको मैंने फिर पूछा, उसको नहीं आ रहा था, फिर मैंने कहा भाई सोचो दिमाग इस्तेमाल करो, तो मुझे कहता है आठवीं में दिमाग कैसे इस्तेमाल करूं। मैंने कहा अच्छा ये तो तुमने बड़ी मजेदार बात की है, कैसे इस्तेमाल हाँ। करूं। फिर वो मैं उससे मेरा हाल है लोअर लिम का वाइवा ले रही थी, तो मैंने फिर कहा खड़े हो जाओ। और ठीक। फिर मैंने उसको खड़े होके उसको मैंने थोड़ा सा समझाया कि भाई अगर आप इंसर्शन से पुल करते हो तो रीजन की तरफ जाता है, मसल आपका जॉइंट उसको लेके जा रहा है। वो फिर मैंने उसको जो है ना थोड़े से उसको नी की और एंकल की मूवमेंट सिखाई, फिर उसको मजा आ गया। फिर वो सही अक्सर ही सही। मेरे पास आ जाता था कि मैडम ये बता दे, मैडम ये बता दे। अब माशाल्लाह डॉक्टर बन गए, अब तो वो स्पेशलाइजेशन की तरफ है माशाल्लाह। सही सही। तो इस तरह बच्चे कुछ कुछ सीधे हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, सही। अच्छा मैम वो एक रट्टों चीज पे ही आप, चलते हैं। जी जी, एक चीज आपसे पूछनी है कि आपकी टीचिंग के हम भी फैन थे, और अभी जब बच्चे जब पूछते हैं उनसे तो वो आपकी तारीफ ही करते हैं जिससे भी कोई मिलता है। तो ये बताएं कि टीचिंग में क्या चीजें होनी चाहिए जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, आप काफी हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। आई रिमेम्बर जब मैं आपके पास आई थी तब भी आप बड़े खुश थे, जब मैं जी आपके मैम। मेडिकल कॉलेज आई थी एग्जाम लेने, बड़े खुश थे, अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि मेरी डॉक्टर साहब जी। आएंगे। तो बेटा बात ये है कि एक नंबर वन इज पैशन। अगर आपको पढ़ाने का पैशन है ना तो फिर यू विल डू एवरीथिंग, ठीक सही है, सही। टू मेक योर स्टूडेंट अंडरस्टैंड। एंड दूसरी बात ये है स्टूडेंट को स्टूडेंट समझे, उसके लेवल पे आके पढ़ाएं उसको। देखिए बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको नई बात तो कर नहीं रहे, उसको हम्म। आसान बनाएं। मतलब अगर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो भी आसान पढ़ाएं। और अब मैं अक्सर ही पूछती हूँ बेटा उर्दू में कैसे पढ़ाते हैं मुझे बता दो,
जो एंटीरियर है वो एंटीरियर रहेगा, जो लैटरल लैटरल है, वो ये जो हम थोड़े से बीच में वो मेरा हाल है यूज कर लेते हैं, इधर उधर वाला इससे हाँ ज्यादा तो नहीं होता ना। तो द थिंग इज कि मेक इट इजी फॉर योर स्टूडेंट ना, डाइजेस्टेबल बनाओ उसको, बहुत इजी बनाओ, पैशन से पढ़ाओ। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट जब आपको खुद आता है ना, तो आपको पढ़ाना भी आ जाता है। जब आप खुद सही बात है। सुपरफिशियली पढ़ के जाते हो ना, तो फिर आप फिर अपनी स्लाइड चला के चले जाते हो। जब आपने मेहनत की होती है ना, आपने 10 किताबें पढ़ी होती हैं, 4 वीडियोस देखी होती हैं, फिर आप भी कोई बॉल कोई पेपर लेके जाते हो, किसी चीज को ट्विस्ट करते हो, कोई टर्न करते हो, उनको समझाते हो कि ये देखो ये इस तरह टर्न होता है। मतलब जैसे हम एम्ब्रियो पढ़ाते हैं फॉर एग्जाम्पल, यस। तो उसमें भी बहुत मार्जिन होता है कि आप मतलब उनको, स्पेशली जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाते हैं जूनियर लोग, तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई तुम एटलीस्ट उनको सेक्शन तो बता दो, आप एम्ब्रियो देख कहाँ से रहे हो, उन्हें समझ आ जाएगा। हम्म। लाइक मैं अक्सर ऐसे। ऊपर नीचे 2 बॉल्स रख के तो कहती हूँ ये ऊपर से हटाया amniotic कैविटी, ये नीचे से हटाया yolk sac। तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। या फिर आप लोग तो माशाल्लाह बड़े एडवांस हो, मैं इतनी एडवांस नहीं हूँ, पावर पॉइंट के ऊपर वो ड्राइंग वाला सेक्शन आता है, तो मैं एक स्लाइड खोल के उसमें उनके सामने, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है बट दैट इज फाइन, आप उनको ड्राइंग ड्राइंग करके वहीं पे सिखा रहे होते हो कि ये एग्जैक्टली exactly ऐसे हुआ। खाली पिक्चर्स दिखाने से बात नहीं बनती, सही। एनिमेशंस डालें, गिफ्ट्स डालें। एवरी 15-20, आप लोग की दफा तो हम बोर्ड पे पढ़ाते थे ना। जी मैम ऐसे आप ही। 2010 नाइन। में थे, 10-12 नाइन में? 9 10। अच्छा, 9-10 में थे, तो आई रिमेम्बर आप लोगों को हम बोर्ड पे पढ़ाते थे, जी ठीक है, मैम कोई ऐसे इतने ही। पावर पॉइंट वगैरह। पावर पॉइंट मैंने 2012 में यूज करना शुरू किया, मतलब मैं खुद लेट कमर हूँ टेक्नोलॉजी यूज करने में। लेकिन अभी और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, मैं अभी भी पावर पॉइंट यूज करी हूँ, पर मैंने उसमें भी छोटे थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट करने की कोशिश की है। शायद आजकल के एलजीएस के बच्चे भी, या जो इतने बीकन हाउस, ये जो स्कूल्स के बच्चे हैं आजकल, जो 8-9 के बच्चे हैं, वो भी शायद हमारे से बेहतर प्रेजेंटेशंस बना लेते होंगे। लेकिन द थिंग इज आपका पैशन होना चाहिए। मतलब आप एवरी 15-20 स्लाइड्स को गिफ्ट लगा दो, कोई छोटी सी वीडियो लगा दो, छोटा क्लिप लगा दो, रेलेवेंट हो, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के साथ रेलेवेंट हो। जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईलेट पढ़ा रही हूँ, तो मैं ब्लिंकिंग, जब ब्लिंक है तो वो एक छोटी सी गिफ्ट लगा दो जिसमें एक बंदा हाँ। है, उसकी आंख ब्लिंक करती जाती है, बच्चे उठ जाएंगे, ठीक है, वो हम्म। थोड़े से मोटिवेट हो जाएंगे। और फिर वो इसी चक्कर में, जो नहीं भी सुन रहे होते, वो इसी चक्कर में देख लेते हैं कि शायद 10-12-15 स्लाइड्स के बाद कोई और मजे की चीज आ जाएगी। फिर हम्म। अगर मैं कोई होमवर्क दिया होगा, तो एक वो मैं वो कोई गिफ्ट या पिक्चर लगा दूंगी जिसमें लिखा होगा कि आपका होमवर्क क्या था, नेक्स्ट पिक्चर होगी, ओ मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं है, आप होमवर्क की बात कर रही हैं, तो इस तरह आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हो। जाहिर है एनाटॉमी में कितने आप फूल पौधे लगा सकते हैं, जी उसको मैम। कितना बेहतर बना सकते हैं। सो द थिंग इज कि ऐसे ही आपको करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि आप उनको मोटिवेट करते रहते हैं। अपनी जो क्लिनिकल सिनारियोज कभी कभी, यानी हर रोज मैं डिफरेंट तरीका ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दिन मैं गॉल ब्लेडर पढ़ाने लगी हूँ, तो मैं गॉल ब्लेडर का कोई क्लिनिकल सिनारियो, फर्स्ट स्लाइड होगी क्लिनिकल सिनारियो की, ठीक सही है, सही। जिसमें एक पेशेंट कोलिसिस्टेक्टमी या कोलिसिस्टाइटिस के साथ आया है और उसकी कोलिसिस्टेक्टमी करनी है, तो वो एक सिनेरियो पूरा आपने क्लिनिकल सिनेरियो पहली स्लाइड पे प्रेजेंट कर दिया। और फिर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप जो है ना उनसे उनसे इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को लेके आगे चल रहे हैं। अब आपने चाहे ग्रॉस पढ़ानी है गॉल ब्लैडर की, आपने न्यूरोलॉजी पढ़ानी है, हिस्टोलॉजी, जो भी पढ़ाना है, तो मतलब एक ये तरीका है मेरा। कभी कभी मैं ये करती हूँ कि कोई 2-4 एमसीक्यूज प्रोजेक्ट कर दिए और उनको कहा सही कि यार सही। इसको आंसर करो। अब जब व्हेन दे आर नॉट लाइक रियली, कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो उस तक नहीं पहुंचते, तो कहते हैं चलो यार इस तक पहुंचने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू मोटिवेट। लाइक मैं भी हर रोज सीख रही हूँ, और छोटे बच्चों से ही सीख रही हूँ, आप लोगों से ही सीख रही हूँ, जी कि हर रोज कैसे नई कोई चीज लेके आए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि वो पढ़े, थोड़ा सा मेहनत करें। जी जी। मैंने उस मैम एनाटमी जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, फिजियो अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें चीजें समझ आती थी, लेकिन जब मैंने लॉजिकल है पढ़ाना ना, शुरू ये करेंगे किया। तो ये करेंगे, हाँ। सोडियम इनफ्लक्स आएगा, जाता हाँ जाएगा, तो अल्टीमेटली कैल्शियम इनफ्लक्स होएगा, तो हाँ न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस। तो हाँ फिजियोलॉजी थोड़ी सी, अच्छा हाँ फिजियोलॉजी अगर आपको मजेदार लगती है, तो फिर आपको हिस्टोलॉजी भी मजेदार लगनी चाहिए। हाँ। डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाई कैसे जाती है हिस्टोलॉजी, या ऐसे ही है आप ऐसे। उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। हिस्टो भी वैसी, हिस्टो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इज क्वाइट इंटरलिंक्ड। तो अगर थोड़ी सी एफर्ट पुट इन करें ना, तो हिस्टो भी बड़ी मजेदार हो जाती है। जी मैम ऐसे ही। अच्छा मैम एंड पे जो है वो आप मेरे बारे में या चैनल के बारे में कोई
ओपिनियन या कोई भी एडवाइस देना चाहे तो आप दे सकती हैं। मैं ये कहूंगी कि मैं जीशान का जो जीशी टॉक्स है वो अक्सर सुनती हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट जो है वो इसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं। और आपके काफी इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं। अभी जो आपने एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के साथ किया था, नाम आई एम सॉरी मुझे भूल जाते हैं, अब्दुल्ला वो भी भाई, मैंने अब्दुल्ला। देखा था, बड़ा मुझे मजा आया वो। हाँ। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ये काम कर रहे हो। और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। आई मीन यू आर इंस्पायरिंग अदर पीपल टू डू दिस एज वेल। सो गॉड ब्लेस यू एंड कीप अप द गुड वर्क। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियां दे और आमीन। आपके सुनने वालों के लिए भी आसानियां पैदा करे, क्योंकि जब हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम सो मच, आपने इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी जो यू मोस्ट वेलकम। इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की। बहुत शुक्रिया मैम थैंक आपका। यू बेटा। थैंक यू फॉर अल्लाह। हैविंग मी। थैंक यू जिशान। थैंक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।